मार्स पर कई साल रोवर चलाने के बाद इंसान अब बराह रास्त उसकी संगलाख चट्टानों और पुरस्रार वीरानों से टकराने का फैसला करता है। तस्खीरे मरीख का ये हतमी मिशन नासा और जेनेसिस नामी दो खलाई एजेंसी तरतीब देती हैं और फाइनली 7 खलाबाजों को वन वे मिशन के तहत मरीख की तरफ रवाना कर दिया जाता है। अब मरीख ही उनकी दुनिया थी। वो वहां जिंदगी को आगे बढ़ाने में कामयाब रहते या मरीख की सर्द रातों और बेरहम तूफानों के आगे हार कर मट्टी हो जाते, ये उनकी सलाहियत और मेहनत पर मुनहसर था। नाज़रीन, मिशन को रवाना हुए 1.5 माह हो चुका था। स्पेस की अनगिनत गहराइयों से जमीन एक रोशन नुक्ते की तरह नजर आ रही थी और बेशुमार तारे कुछ दूर तो कुछ पास टिमटिमा रहे थे। सर्द खलाओं में इंसान अपने रिश्ते नाते खुशियां गमियां सब कुछ कुर्बान करके एक नई दुनिया की तलाश में मुसलसल आगे बढ़ रहा था। ऐसे में मिशन की इंचार्ज सारा अपनी तबीयत में कुछ गड़बड़ महसूस करती है। टेस्ट करने पर मालूम होता है कि वो अगले 9 माह में मां बन जाएगी, यानी वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये बिल्कुल गैर मतवक्को सूरत हाल थी, जिसका इल्म जमीन पर बैठी टीम को जब होता है तो वो बहुत परेशान होते हैं। अब चूंकि मिशन पर अरबों रुपए लग चुके थे और ज्यादातर रकम नासा को फंड की गई थी, आइंदा भी कई साल इस मिशन के लिए फंडिंग चाहिए थी, तो मिशन स्टॉप करने का मद नासा और जेनेसिस की साख को जबरदस्त नुकसान पहुंचाना था। इसलिए वो हर सूरत मिशन को जारी रखने का हुक्म देते हैं। फाइनली 9 माह बाद पहला इंसानी मिशन मरीख की सतह पर उतरता है। दूर दूर तक सुर्ख पहाड़ियां, रेतीले मैदान और खुश्क हवाओं का मंजर था। शाम ढलते ही मरीख के 2 चांद दूर पार टिमटिमाते तारों की रौनक के साथ जलवागर होते हैं। मंजर जितना खामोश था उतना ही दिलचस्प भी। ऐसे में सारा की तबीयत बिगड़ जाती है और डिलीवरी का वक्त आन पहुंचता है। साथी साइंटिस्ट मुश्किल की इस घड़ी में उसकी मदद करते हैं और यूं पहली बार किसी इंसानी बच्चे की रोने की आवाज मरीख पर गूंजती है। सारा एक खूबसूरत लड़के को जन्म देती है, जबकि खुद ग्रेविटी कम होने की वजह से कई पेचीदगियों का सामना न करते हुए चल बसती है। मुसलसल कम ग्रेविटी, इंसान की पैदाइश और सेहत के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट ना होने की वजह से बच्चा आम इंसानों से बिल्कुल अलग होता है। उसकी हड्डियों की बनावट, आंखों की रंगत और ऑक्सीजन लेने की मिकदार, खुराक, हर चीज इंसानों से बहुत अलग होती है। यहाँ तक कि उसका दिल आम इंसानों की निस्बत बड़ा होता है। साइंटिस्ट फैसला करते हैं कि जमीन का एनवायरनमेंट इस बच्चे के लिए अब सूटेबल नहीं है। इसकी परवरिश मरीख पर ही की जाएगी और ये जिम्मेदारी कैनरा को दी जाती है, जो मिशन में सारा की सबसे करीबी दोस्त थी। बच्चे का नाम गार्डियन रखा जाता है। नाज़रीन, वक्त पर लगाकर उड़ता चला जाता है और गार्डियन 16 वर्ष का खूबरू नौजवान बन जाता है, जबकि मिशन के साइंटिस्ट अनथक कोशिश से यहाँ इतना आसरा कर लेते हैं कि अब उन्हें ऑक्सीजन और खुराक के लिए जमीन से उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं थी। दोनों चीजें वो यहाँ खुद जनरेट करने लगे थे। गार्डियन ने अपनी 16 साल जिंदगी में सिर्फ 14 लोग ही देखे थे, कुछ वो जो ऑन स्क्रीन बात करते थे, कुछ वो जो उसके साथ रहते थे। नाज़रीन, जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसमें वो सारी तब्दीलियां शुरू हो जाती हैं जो एक जवान लड़के के अंदर देखने में आती हैं। वो मार्स बाइक लेकर निकल जाता है और मरीख के आड़े तिरछे रास्तों पर अजब शौकी से रेसिंग करता है। कभी मरीख की किसी चट्टान पर बाजू फैलाकर अनजान बेनाम जज्बों को महसूस करता है। वो बहुत बार मरीख के 2 चांद और उनकी मध्यम चांदनी में सुर्ख टीलों को घूरते हुए सोचता है कि क्या हकीकत सिर्फ इतनी ही है जितनी वो जानता है या जितनी उसे बताई गई है। आखिर वो कौन है, कहां से आया है? बहुत सारे सवाल उसकी आंखों में तैरते थे। गार्डियन की तालीम और तरबियत साइंटिस्ट ने की थी। वो गैर मामूली ज़हीन भी था। पर्दों के पीछे छुपे सच को निकालना उसकी फितरत में शामिल था। अब जुस्तजू के भंवर में फंसा गार्डियन एक रोज रिसर्च कैंप के लॉकर रूम में जाता है और वहां सारा नाम के एक लॉकर को हैक करके खोल लेता है, जिसमें उसे एक रिंग और पेन ड्राइव मिलती है। पेन ड्राइव कंप्यूटर से अटैच करते ही एक वीडियो प्ले होती है जिसमें एक खातून किसी मर्द से हंसी मजाक कर रही थी,
जबकि वीडियो के बैकग्राउंड में बहुत सारा पानी, वो पानी जिसे वो यहाँ एक एक कतरा करके इस्तेमाल करते थे, वहां वो लामहदूद मौजूद था। इसके अलावा घरों का डिजाइन, बीच पर बहुत सारे लोग, वो समझ आता है कि बतौर इंसान वो मरीख का नहीं बल्कि जमीन का रिहायशी है। जबकि वीडियो में जो औरत हंसी मजाक कर रही है वो उसे कुछ जानी पहचानी सी लगती है, हालांकि उसने कभी भी उसे देखा नहीं था। उसे ख्याल आता है कि हो ना हो यही उसके वालिदैन हैं, और वो उस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेता है और सारा की रिंग अपनी उंगली में पहन लेता है। साइंटिस्ट अब गार्डियन को अपने तहकीकी कामों में शामिल करने लगे थे। वो उनमें सबसे ज्यादा जवान और एनर्जेटिक था। अब उसे डीप स्पेस इंटरनेट की सहूलत भी फराहम कर दी गई थी। नेट मिलते ही वो जमीन के बारे में जानने लगता है। यहाँ के लोग, यहाँ के रवैये, यहाँ का फैशन, इन सब में 95% चीजें ऐसी थी जिन्हें वो पहले नहीं जानता था। और ऐसे में उसे एक सोशल साइट पर टेल्सा मिलती है। टेल्सा एक निहायत बोल्ड और अपने दम पर जीने वाली लड़की थी। वो अपने सोशल अकाउंट पर रोज तस्वीरें अपलोड करती है और कमेंट्स देखती है। यही उसकी जिंदगी थी। ऐसे में वो देखती है कि गार्डियन नाम का एक खूबसूरत लड़का उसकी हर पोस्ट को सबसे पहले लाइक और कमेंट करता है। टेल्सा भी उसमें दिलचस्पी लेती है और यूं दोनों में पहली चैट होती है। टेल्सा पूछती है कि कहां से हो? गार्डियन कहता है अपने घर से। टेल्सा कहती है मेरा मतलब किस शहर से? गार्डियन कहता है मैं जहां रहता हूं वहां कोई शहर नहीं है। अब टेल्सा को गार्डियन बहुत दिलचस्प लगा। उसे लगा कि ये लड़का शायद आम लड़कों जैसा नहीं है। अब वो गार्डियन के बारे में इब्तदाई तौर पर ये सोचती है कि शायद ये किसी गांव से है। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो एक मरीखी इंसान से राब्ते में है। अगले दिन सुबह 9 बजे गार्डियन मैसेज करता है कि गुड नाइट। टेल्सा उसे मजाक समझकर हंस देती है। हालांकि उस वक्त मरीख पर रात हो चुकी थी और जमीन पर सुबह के 9 बज रहे थे। जवाब में टेल्सा कुछ शायरी गार्डियन की नजर करती है। गार्डियन बहुत तरतीब से सजे, जज्बों को लमस बख्शते, सांसों को महकाते इन लफ्जों को पढ़ने के बाद एक अलग तरह की कैफियत को महसूस करता है। उसे मालूम नहीं था कि खुनक हवाएं जब पानी बरसाती हैं, बादल गरज कर दिल के मौसम को छेड़ते हैं तो नसरें दरवाजे पर क्यों ठहर जाती हैं। वो नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उसे ये तखय्युल अच्छा लगा था। टेल्सा उससे मोहब्बत करने लगी थी और वो भी टेल्सा के लिए ख्वाब बुनने लगा था। अगले दिन इसी खुशी में ख्वाबों के घोड़ों पर सवार तखय्युल में साथ बैठी टेल्सा वो मार्स बाइक निकालता है और अंधाधुंध मार्स के आड़े तिरछे रास्तों पर निकल जाता है। मार्स पर उस वक्त सूरज गुरूब होने में अभी कुछ ही वक्त बाकी था। उसे आज पहली बार सुर्ख टीलों में डूबता सूरज बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन इन्हीं बेनाम जज्बों में डूबे गार्डियन को मालूम ही नहीं होता कि कब उसकी गाड़ी एक खड्डे में जा गिरती है और ऑक्सीजन पाइप लीक हो जाता है। अगर कैंड्रा वक्त पर ना पहुंचती तो शायद गार्डियन मारा जाता। नाज़रीन, उसी शाम कैंड्रा जमीनी कंट्रोल रूम से राब्ता करती है और टीम से बात करते हुए बताती है कि गार्डियन लॉकर हैक करके अपनी मां की अंगूठी और वीडियो ले उड़ा है, जबकि न्यूयॉर्क में टेल्सा नामी किसी लड़के से वो मोहब्बत भी कर बैठा है। उसके लिए ये तजुर्बा बहुत नया है। अगले कुछ महीनों तक वो टेल्सा के चक्कर में पागल भी हो सकता है। आज उसने आवारा लड़कों की तरह साइलेंसर निकालकर बाइक चलाई है, कल को वो कुछ और भी चला सकता है। हम जवान उभरते वजूद की फितरत और ख्वाहिशात पर पाबंदी नहीं लगा सकते, लिहाजा गार्डियन को जमीन पर लाने का बंदोबस्त किया जाए। अब कंट्रोल रूम का इंचार्ज शार्पियन कहता है कि कैंड्रा ये बहुत रिस्की है। गार्डियन का जिस्म इस तरह नहीं बना कि वो जमीन पर हमारे साथ रह सके। कैंड्रा तंजिया कहती है कि शार्पियन उसका दिमाग भी इस तरह नहीं बना कि वो कुंवारा रह सके, लिहाजा उसका कुछ किया जाए तो ये बेहतर है। इंचार्ज कहता है ठीक है, लेकिन उसके लिए एक पेचीदा सर्जरी करनी होगी। कैंड्रा कहती है कि मैं उसकी मौजूदा माँ हूँ, मुझे हर सूरत अपने बेटे को जमीन पर लाना है। अब दूसरी तरफ टेल्सा गार्डियन से कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, बताओ मुलाकात कहाँ रखें। गार्डियन खिड़की से पार मरीख के वीराने को देखता है जहाँ दूर हवा के झोंके से मट्टी उड़ रही थी। वो टेल्सा को उदास लहजे में कहता है कि टेल्सा हम नहीं मिल सकते क्योंकि मेरा जिस्म पैरेलल है, मैं अपने घर से नहीं निकल सकता। टेल्सा ये सुनकर परेशान होती है। अब कुछ वक्त बाद कैंड्रा गार्डियन को बताती है कि फलां तारीख को तुम्हारी सर्जरी है।
उसके बाद तुम 7 महीने के सफर के बाद जमीन पर जा सकोगे। गार्डियन ये सुनकर खुशी से निहाल हो जाता है और फाइनली उसकी एक पेचीदा सर्जरी होती है, जिसके बाद वो केंड्रा और टीम के साथ जमीन की तरफ रवाना होता है। लेकिन उससे पहले वो टेल्सा को मैसेज करना नहीं भूलता कि ठीक 7 महीने बाद मैं तुम्हें अचानक मिलूंगा। गार्डियन मार्स टीम के साथ जमीन की तरफ रवाना होता है। रास्ते में केंड्रा पूछती है कि तुम जमीन पर किससे मिलना चाहोगे। गार्डियन कहता है कि मैं अपने बाप को एक बार देखना चाहता हूँ। वो टेल्सिया का जिक्र गोल कर जाता है, हालांकि केंड्रा जानती है कि वो जमीन पर किससे मिलना चाहेगा। नाज़रीन, जमीन पर पहुंचते ही उसके मेडिकल टेस्ट होते हैं और तय ये पाता है कि जमीन की आबो हवा गार्डियन के लिए जहर है, लिहाजा इसे वापस मरीख पर भेज दिया जाए। गार्डियन ये सुन लेता है और चुपचाप लेटा रहता है, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है वो हॉस्पिटल से खसकंतर हो जाता है। डॉक्टर जब वापस आते हैं तो बेड खाली था। नासा के हेडक्वार्टर में खिलबली मच जाती है। केंड्रा और बॉस शार्पियन फौरन हेलीकॉप्टर की तरफ भागते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि गार्डियन उन्हें अब कहां मिल सकता है। दूसरी तरफ गार्डियन हॉस्पिटल से निकलता है तो रात शुरू हो चुकी थी। मौसम अबर आलूद और खुनक हवाएं चल रही थी। गार्डियन जमीन पर जंप लगाता है। मरीख पर उसका ये बचपन से फेवरेट मशगला था, क्योंकि वहां ग्रेविटी कम है तो गार्डियन खासा ऊपर तक जाता था, लेकिन यहाँ ये जमीन है और यहाँ पर जंप का कुछ खास मजा नहीं आता। अब वो एक बस स्टैंड पर आता है जहाँ बहुत सारे लोग खड़े थे। उसे पहली बार इतने सारे लोग देखकर बहुत अच्छा लगता है। अभी वो ये सब कुछ देख ही रहा था कि अचानक बादल गरजता है और बारिश शुरू हो जाती है। सब मुसाफिर भीगने से बचने के लिए भागते हैं, लेकिन गार्डियन को वो शायरी याद आती है जिसमें किसी ऐसे ही मंजर में टेल्सा उसे बुला रही थी। वो आंखें बंद कर लेता है और बारिश के एक एक कतरे को महसूस करता है। उसने पहले कभी बारिश नहीं देखी थी। दूसरी तरफ केंड्रा और जेनेसिस कंपनी के लोग टेल्सा पर नजर रखे हुए थे, जबकि गार्डियन के पास टेल्सा के सिर्फ कॉलेज का ही एड्रेस था। वो सुबह कॉलेज टाइम तक टेल्सिया के एजुकेशन इंस्टीट्यूट तक पहुंच जाता है, जहां टेल्सा एक लॉकर में से कुछ निकाल रही थी। अचानक गार्डियन उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, हाय मैं गार्डियन। टेल्सा पलटकर उसे देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके जहन में जिस गार्डियन का अक्स था वो माजूर इंसान था, लेकिन यहाँ उसके सामने एक मुकम्मल और खूबसूरत नौजवान खड़ा था। टेल्सा उसे पहचान लेती है और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारती है। गार्डियन कहता है, ये किस खुशी में? टेल्सा कहती है, तुम 7 महीने कहाँ मरे हुए थे, किसी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया। गार्डियन कहता है कि बताया तो था मैंने, एक ट्रिप पर जा रहा हूँ। टेल्सा कहती है कि दुनिया का वो कौन सा ट्रिप है जो 7 महीने तक चलता है और उसमें बंदा कोई हैंडफोन या इंटरनेट भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। खैर, शिकवे शिकायतों के बाद दोनों हंसी खुशी मिलते हैं। टेल्सा उसे अपने साथ क्लास में ले जाती है, जहां उसकी जहानत को देखते हुए टीचर्स उस पर रश करते हैं और टेल्सा भी खूब गार्डियन से मुतासर होती है। दूसरी तरफ केंड्रा और जेनेसिस के बॉस शार्पियन टेल्सा के कॉलेज पहुंच जाते हैं। उन्हें पक्की रिपोर्ट थी कि लंगूर अपने अंगूर के साथ अंदर मौजूद है। छुट्टी के बाद टेल्सा गार्डियन से पूछती है कि तुम्हारे पैरेलल होने वाली बात तो वो झूठ निकली, अब बताओ तुम कहां से हो? गार्डियन कुछ सोचते हुए कहता है कि मैं मरीख से आया हूँ। टेल्सा उसे झूठ समझते हुए कहती है कि बहुत खूब, लोगों के महबूब होते पास वाली गली से हैं, बताते दुबई और कनाडा है, और मेरा महबूब सीधा मरीख से आया है। मतलब तुम्हें इस दुनिया में बताने के लिए कोई जगह नहीं मिली? गार्डियन कहता है, मेरा यकीन करो मैं मरीख से आया हूँ। इसी दौरान गार्डियन और टेल्सा वहां नासा की गाड़ियां देखते हैं। गार्डियन कहता है कि इससे पहले कि ये मुझे वापस मरीख पर उठा ले जाए और मैं तुम्हें खुश्क शायरी भेज भेज कर पागल कर दूं, मुझे यहाँ से ले चलो। गार्डियन और टेल्सा वहां से भाग खड़े होते हैं, जबकि केंड्रा चीख कर कहती है कि रुक जाओ गार्डियन, गार्डियन ये जमीन तुम्हें मार डालेगी, तुम्हें वापस मरीख पर जाना है। अब टेल्सिया भी ये अजीबो गरीब जुमला सुन लेती है। वो दोनों भागते हुए टेल्सिया के फार्म हाउस की तरफ निकल जाते हैं, जहां नासा के लोग गार्डियन को घेर लेते हैं। लेकिन ऐन वक्त पर टेल्सिया खेतों में पड़ा स्प्रे करने वाला जहाज ले आती है और दोनों उसमें बैठकर निकल जाते हैं। बॉस शार्पियन और केंड्रा भी अपने अपने हेलीकॉप्टर की तरफ भागते हैं। हर तरफ अजब हलचल मची हुई थी। अब टेल्सिया की किस्मत खराब थी कि उसने जहाज सिर्फ चलते हुए देखा था।
कभी खुद जिंदगी में चलाया नहीं था। यही वजह थी कि फार्म हाउस से निकलने से पहले ही जहाज आउट ऑफ कंट्रोल होकर चारे के स्टोर में जा टकराता है और ब्लास्ट हो जाता है। कैंड्रा और बॉस की चीखें निकल जाती हैं, लेकिन खुशकिस्मती से टेल्सिया और गार्डियन पहले से ही छलांगे मार जाते हैं, जिन्हें नासा का एक आदमी देख लेता है। टेल्सिया गार्डियन को एक गाड़ी में बिठाकर जंगल की तरफ निकल जाती है, जबकि कैंड्रा और बॉस शार्पियन जंगल किनारे हाथ मलते रह जाते हैं। बॉस कैंड्रा को मुस्कुराकर कहता है, कैंडी, सुना था बहू आस्ता आस्ता बेटे को ले उठती है, लेकिन यहाँ तो पहली मुलाकात ही 5G निकली। मैं तो कहता हूँ रिश्ता कैंसिल करो। टेल्सिया और गार्डियन जंगल के बीचों बीच एक शहर की तरफ निकल लेते हैं। रास्ते में एक जगह घोड़ा देखकर गार्डियन बुरी तरह डर जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी घोड़ा नहीं देखा था। टेल्सिया इस सिचुएशन को बहुत इंजॉय करती है, लेकिन उसके लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था कि गार्डियन मरीख से आया है। लेकिन नासा वाले भी तो उसके पीछे थे। अब वो दोनों शहर की तरफ निकल जाते हैं और खूब शॉपिंग करते हैं। एक होटल के रूम में बैठकर टेल्सिया पूछती है कि गार्डियन, अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? गार्डियन कहता है कि मेरा जन्म स्पेस में हुआ, मेरी माँ मेरे जन्म के साथ ही चल बसी, लेकिन मेरा बाप इस दुनिया में जिंदा है और ये उसकी तस्वीर है। मैं उसे एक बार मिलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो इस वक्त कहां पर होगा, और ये रिंग मेरी माँ की आखिरी निशानी है। टेल्सिया कुछ वक्त सोचने के बाद कहती है, आइडिया, हम उस बंदे तक पहुंचते हैं जो इस तरह की रिंग्स को बनाता है। उसको मालूम होगा कि 20 साल पहले ये रिंग उसने किस जोड़े को दी थी। गार्डियन कहता है, ये आइडिया बहुत जबरदस्त है। वो दोनों उस रिंग मेकर के पास जाते हैं, जो कुछ देर सोचने के बाद उन्हें एक बिल देता है, जिस पर एक साहिल समंदर पर मौजूद घर का एड्रेस था। वो दोनों उस घर के लिए निकलते हैं कि अचानक गार्डियन की तबीयत खराब होने लगती है। टेल्सिया उसे फौरन नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाती है, जहां डॉक्टर रिपोर्ट्स के बाद टेल्सिया को बताते हैं कि इस लड़के का बॉडी स्ट्रक्चर आम इंसानों जैसा नहीं है, इसका दिल भी नॉर्मल इंसान से काफी बड़ा है। यूं टेल्सिया समझ जाती है कि गार्डियन ने जो भी कहा वो सच है, और अब उसे जमीन की ग्रेविटी मुतासर कर रही है। जब वो गार्डियन के सामने जाती है तो उसकी आंखें भर जाती हैं। वो कहता है, टेल्सिया, मैं इस सियारे से और तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ये सियारा मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मुझे जल्द अज जल्द अपने बाप से मिलवा दो, मैं उसे एक बार जागती आंखों के साथ देखना चाहता हूँ। टेल्सिया और गार्डियन वहां से रिंग मेकर के दिए हुए एड्रेस पर निकल जाते हैं, जबकि उनके निकलने के कुछ ही वक्त बाद बॉस और कैंड्रा उस हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं जहां कुछ वक्त पहले गार्डियन मौजूद था। लेकिन पता चलता है कि गार्डियन और टेल्सिया वहां से निकल चुके हैं। वो फौरी कैंड्रा से कहता है, देखा, जब से साहिबा मिली है साहिबजादा हमसे एक कदम आगे सोचने लग गया है। ये होती है गोल की ताकत। आगे से कैंड्रा तंज करते हुए कहती है कि अगर तुम्हारे गोल में भी कोई एक रही होती तो तुम भी आज इतने ज़हीन होते। फाइनली टेल्सिया और गार्डियन रिंग मेकर के दिए हुए एड्रेस तक पहुंच जाते हैं। वो वही घर था जो गार्डियन ने वीडियो में देखा था। अंदर जाने पर उसे वही शख्स नजर आता है जो वीडियो में सारा के साथ था। गार्डियन फौरी कहता है, मेरे प्यारे पापा जान, आपका बेटा आ गया। आगे से वो शख्स जवाब देता है, तुम कौन हो? गार्डियन कहता है, आपका प्यारा बेटा। वो शख्स कहता है, खुदा का खौफ करो, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। ये तो सुना था कि शादी ना करवाओ तो बच्चे पीछे जाते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। कौन हो तुम? गार्डियन उसे वही तस्वीर दिखलाता है जिसमें वो उसकी माँ सारा के साथ था। वो शख्स थोड़ा सा परेशान होता है, फिर पूछता है कि ये तस्वीर तुम्हें कहां से मिली? गार्डियन कहता है कि ये मेरी माँ सारा की तस्वीर है और मैं उसका बेटा हूँ। वो शख्स कहता है कि झूठ मत बोलो, उसकी मौत 20 साल पहले एक स्पेस एक्सीडेंट में हो चुकी है। उस वक्त तक तो उसका कोई बेटा नहीं था। गार्डियन कहता है कि उसकी मौत तो जरूर हुई थी, लेकिन मेरी पैदाइश के मौका पर। वो शख्स कहता है कि अब तुम कहोगे कि मैं मरीख से आया हूँ, क्योंकि मरीख जाने तक तो सारा की कोई औलाद न थी। गार्डियन कहता है कि ये सच है कि मैं मरीख से आया हूँ। अब वो शख्स उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल देता है, तो टेल्सिया उस शख्स को अंदर खींच कर ले जाती है और चीख कर कहती है कि वो मरीख से सिर्फ तुम्हें मिलने आया है और ये बात तुम अनकरीब जान लोगे। आगे से वो शख्स कहता है कि सारा मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरी बहन थी। तब टेल्सिया देखती है कि गार्डियन वहां पर मौजूद नहीं है बल्कि समंदर की तरफ बढ़ रहा है और वो शदीद दुख और कर्ब में डूब कर मरना चाहता है। टेल्सिया उसकी तरफ भागती है और चीख कर कहती है कि ये शख्स तुम्हारा अब्बू नहीं बल्कि मामू है। लेकिन इसी दौरान समंदर की लहरें गार्डियन को खींच लेती हैं और वो डूबने लगता है।
इतनी देर में बॉस शार्पियन और केंड्रा भी वहां तक आ जाते हैं। बॉस गार्डियन को मरने से बचा लेता है। गार्डियन कहता है कि मैं अपने बाप को मरीख पर जाने से पहले मिलना चाहता हूं, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं पा रहा। तब जेनेसिस का ओवरर बॉस शार्पियन कहता है कि तुम्हारा बाप वो नहीं बल्कि मैं हूं। मैं और तुम्हारी माँ ने खुफिया शादी की हुई थी और मैं तुम्हें एक बेटे की तरह ही चाहता हूं। अब गार्डियन की तबीयत ग्रेविटी की वजह से मुसलसल बिगड़ रही थी। उसे कम ग्रेविटी चाहिए थी। गार्डियन को फौरन एक स्पेस शटल में बिठाया जाता है और जमीन की ग्रेविटी से निकाल लिया जाता है। जमीन की हुदूद से निकलते ही चीज उड़ने लगती है और गार्डियन की तबीयत संभल जाती है। उसके बाद उसे दोबारा वापस जमीन पर लाया जाता है, जहां कुछ दिनों बाद उसे मरीख पर रवाना कर दिया जाता है, जबकि टेल्सिया को मरीख पर भेजने की मखसूस ट्रेनिंग दी जाती है ताकि फ्यूचर में वो गार्डियन के साथ मरीख पर रह सके। केंड्रा अपने मिशन से रिटायर हो चुकी थी और उसकी जगह टेल्सिया मरीख पर जाने के लिए तैयार थी। टेल्सिया को स्पेस से कुछ खास दिलचस्पी तो न थी, लेकिन उसका दुनिया में कोई नहीं था और वो गार्डियन के लिए मरीख पर जाना चाहती थी। नाज़रीन, यहीं पर फिल्म की स्टोरी खत्म हो जाती है। अगरचे ये भले ही रोमांटिक और भागदौड़ की दिलचस्प कहानी है, लेकिन इस ड्रामा स्टोरी की आड़ में फ्यूचर के एक अहम मसले को छेड़ा गया है। इंसान के फितरी जज्बात किसी सरहद या बाउंड्री के कायल नहीं होते, लेकिन जरा सोचिए, अगर इंसान फ्यूचर में मरीख पर आबादी कर लेता है और नस्लें बढ़ाने लगता है, तो मरीख पर पैदा होने वाले इंसान और जमीन पर रहने वाले इंसान में फिजिकली कई डिफरेंस हो सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ के लोग वहां वैसे ना रह सकें जैसे मरीख के लोग मरीख पर रहते हों, या मरीख के लोग जमीन की आबो हवा को कबूल ना कर पाएं। तो ऐसे में बहुत सारे रूहानी, जिस्मानी और फितरी मसाइल पैदा होंगे जिन पर अभी से सोचने की जरूरत है, और उन मसाइल में से एक बहुत छोटे हिस्से को इस फिल्म में समझाने की कोशिश की गई है। उम्मीद है आपको ये फिल्म और ये कहानी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इसके साथ आप बता सकते हैं कि अगली मूवी कौन सी होनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।